हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस अब। आज हम सब कक्षा 10 की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से जो हमारा टॉपिक आज है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि रासायनिक अपक्रियाएं कितनी प्रकार की होती है, जिसमें से पहला रासायनिक अपक्रिया का प्रकार है कि संयोजन अपक्रिया। ठीक है, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। जब दो पदार्थ जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी इस अपक्रिया में दो पदार्थ या दो से अधिक अपकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उस अपक्रिया को हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे ये और प्लस बी आपस में रिएक्ट किए तो हमारे तीसरा सी पदार्थ बनाए, और इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन की अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण, कोयले का दहन, सी यानी कार्बन और ऑक्सीजन को, ठीक है, जब अपक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जल का निर्माण, H2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो H2 वो जल बनता है। ये क्वेश्चन हमारा रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है कि जल है क्या। तो जल दो तत्वों के संयोग से बनने वाला क्या है, ये यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में अपक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यानी जब बिना बुझे चूने को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। उसके बाद अगली अपक्रिया का प्रकार देखते हमारा है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया यानी होती क्या है कि इस अपक्रिया में दौरान ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी ऊष्मा का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, यानी जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होती है तो उस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, प्राकृतिक गैस यानी मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊष्मा बाहर निकलती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जो हम लोग श्वास लेते हैं ये भी हमारी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। यानी ग्लूकोज के जलीय विलयन को हम ऑक्सीजन के गैस के साथ क्या कराते हैं, अपक्रिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊष्मा भी बाहर निकलती है। उसके बाद अगली अपक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे हम लोग वियोजन अपक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, ठीक है, या अलग होना। तो इस अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, जस्ट संयोजन अपक्रिया का उल्टा। संयोजन अपक्रिया में होता क्या था कि दो तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते थे, और इसमें एक उत्पाद टूटकर एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, जिसे देखते हैं कि जो हमारा ये और प्लस कोई ऐसा पदार्थ है जो अपक्रिया करता है और बीओ प्लस सी उत्पाद बनाता है। ठीक है, अब जो वियोजन अपक्रिया होती है ये तीन प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, तापीय वियोजन और विद्युत वियोजन। ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन क्या है, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण, फेरस सल्फेट को ऊष्मा देते हैं, यानी हरा रंग जो होता है, हरा कसी से बोलते हैं, और अपक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में क्या हो जाता है, ये वियोजित हो जाता है। तो यहाँ जो अभिकारक हमारा एक है लेकिन उत्पाद हमारा एक से अधिक बन रहा है। तो जो इस प्रकार की अपक्रिया होती है उस अपक्रिया को हम लोग वियोजन अपक्रिया कहते हैं। और वह भी अपक्रिया वियोजन जब ऊष्मा की उपस्थिति में होता है तो उस अपक्रिया को हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को
उष्मा देते हैं तो ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। उसके बाद अगली अपक्रिया देखते हैं विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो विद्युत वियोजन अपक्रिया है क्या कि जिस अपक्रिया में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसके बाद हमारी जो अपक्रिया वियोजित होती है तो उस अपक्रिया को हम लोग विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लिया गया, जल का लिक्विड लिया गया और इसमें विद्युत धारा को हम लोग प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो यह अपक्रिया हमारा एक प्रकार क्या है, विद्युत वियोजन होता है। जैसे ये कोई हमने एक इलेक्ट्रोड लिया, इसमें से करके इसमें जो विद्युत धारा को बैटरी लगा देते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो वैद्युत अपघट पदार्थ होता है वो अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। उसके बाद अगला वियोजन अपक्रिया हमारा है प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। ठीक है, जो अपक्रिया हमारी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। ठीक है, या कह सकते हैं जो अपक्रिया हमारी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होती है उस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब वियोजित करते हैं तो शुद्ध सिल्वर और क्लोरीन प्राप्त होता है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब सिल्वर और ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया का उपयोग स्वयं साथ फोटोग्राफी में होता है। उसके बाद उष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है, उष्मा शोषी अपक्रिया क्या है, उष्मा क्षेपी तो पढ़े, तो उष्मा क्षेपी में ऊर्जा निर्मुक्त होती है और किसी अपक्रिया को कराने के लिए उष्मा जब हमको बाहर से देना पड़ता है तो उस अपक्रिया को उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे अभी उस उदाहरण में हम लोग देखे थे उष्मीय वियोजन, तो उष्मीय वियोजन भी उष्मा शोषी अपक्रिया का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, इन अपक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उस यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो विद्युत सक्रियता श्रेणी से में नीचे स्थित तत्वों को क्या कर देता है, विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। यानी आयरन को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ क्रिया कराते हैं तो आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हो जाता है। दूसरा उदाहरण, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ से भी कॉपर क्या जाता है बाहर, यहाँ से भी कॉपर बाहर निकल जाता है और जिंक सल्फेट बन जाता है। ठीक है, शुद्ध कॉपर बाहर, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। जो जिससे अधिक क्रियाशील तत्व है वो उसको उस अपक्रिया से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो इस अपक्रिया को हम लोग विस्थापन अपक्रिया नाम देते हैं। उसके बाद आता है हमारा द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन अपक्रिया में इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अपक्रिया, इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो ऐसे अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यानी सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन को बेरियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ से देखो बेरियम टूट जाएगा, इस पर 2+2 आएगा, क्लोरीन पर -1 आएगा, सल्फेट पर -2 और सोडियम पर +1। तो देखो इसमें +2 है तो ये सल्फर तो माइनस के चलो साथ चला जाएगा और ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। उसके बाद हमारा अपक्रिया है उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, उपचयन एवं अपचयन। तो उपचयन का अर्थ होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या किसी पदार्थ द्वारा जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है
या किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया ही क्या कहलाती है? उपचयन। यानी उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हमारा है? अपचयन। तो अपचयन क्या है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि। हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का ह्रास, अपचयन। और दूसरे में हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो उस क्रिया को उपचयन कहते हैं। ठीक है। इस अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयित हो जाता है तथा हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अपक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहा है, इसे रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। यानी जब अपचयन और उपचयन दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है तो उस अपक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं का प्रभाव। तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में आता है। ठीक है, कि संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता। ये दो अक्सर 4 नंबर के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। संक्षारण, जब कोई धातु आद्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ संक्षारित हो जाता है। ठीक है। उदाहरण, लोहे की वस्तुओं पर जंग का लगना, चांदी की ऊपरी परत काली होना। ठीक है। तांबे के बर्तन ऊपर हरी परत चढ़ना, सब संक्षारण के उदाहरण हैं। अब उदाहरण बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? मतलब संक्षारण से बचने के लिए पदार्थों का हम लोग क्या उपाय करते हैं? तो इसके लिए हम लोग करते हैं, ये सतलेपन करते हैं पदार्थ पर, विद्युत लेपन करते हैं, उस पर पेंट और का लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, कि जिससे हमारा जो धातु होता है वो संक्षारण से बच जाए। उसके बाद देते हैं विकृत गंधिता। कि विकृत गंधिता क्या है? वसा युक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इससे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतलन द्वारा, यानी शीतल यानी कोल्ड ड्रिंक जैसे रेफ्रिजरेटर या इसमें सभी पदार्थों को रख रहे हैं। इसी कारण जैसे जो हमारी चिप्स उसकी पैकेट आती है उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है। धन्यवाद।